हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमंस में जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, किस तरह वो सांस लेते हैं, किस तरह से वो आपका सांस छोड़ते हैं, किस तरह से इनहेलेशन होता है, किस तरह से एक्सहेलेशन होता है, व्हाट आर द प्रोसेस बिहाइंड दिस इन आवर बॉडी, वो सब हम डिटेल में समझेंगे। देखिए, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ये आपका इसमें हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ह्यूमन बींग्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो जो भी पार्ट्स पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहला पार्ट होता है नोस्ट्रिल्स, अ पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स। उसके बाद नेजल पैसेज, नेक्स्ट नेजल कैविटी, pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles, alveoli, और ये तीनों पार्ट्स मिलकर एक तरह से आपका लंग्स बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे पहले जो पार्ट है वो है नोस्ट्रिल्स, ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स मतलब कि हमारे जो दो नाक के द्वार होते हैं जिनके द्वारा सांस लेते हैं। सबसे पहले आता है नोस्ट्रिल्स, उसके बाद नेजल पैसेज, आगे का रास्ता, जैसे कि नेजल पैसेज। नेजल पैसेज वो रास्ता हो गया जिसके द्वारा अब आपका नोस्ट्रिल्स के बाद जो अगला जो कह सकते हैं कि आपका उसके बाद जो एयर को पास होना है, तो नेजल पैसेज है। नेजल पैसेज में क्या होता है, फाइन हेयर्स मौजूद होते हैं। आपको पता है ये छोटे छोटे फाइन हेयर्स क्या करते हैं, ये एक तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारे लिए आपको हार्मफुल हो सकते हैं, उन्हें वो रोकते हैं। धूल मिट्टी के कण है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, उन्हें अंदर नहीं जाने देते हैं। तो जो नेजल पैसेज में जो एक तो म्यूकस और दूसरा फाइन हेयर्स ये मौजूद होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर किसी भी तरह के फॉरेन पार्टिकल्स को अंदर आने से रोकते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट नेजल कैविटी। नेजल कैविटी का मतलब होता है कि एक स्पेस, एक आप कह सकते हैं कि एक तरह की बनावट जो उसकी इनर वॉल्स की होती है, उसे नेजल कैविटी कहा जाता है। जैसे कि संगमरमर के पत्थर है या जो ताजमहल के पत्थर है, उनके ऊपर जिस भी तरह का डिजाइन हो रखा है, तो जो स्पेस है उनके बीच का, वही क्या है, वही है वो कैविटी। इसी तरह से हमारे जो जितनी भी ऑर्गन्स हैं, हर किसी की जो इनर वॉल है, उसकी जो मेम्ब्रेन्स हैं, वो किस तरह की उसकी बनावट है, किस तरह की शेप है, वही वो कैविटी कहलाती है, जो उसका स्पेस है उसके आसपास का। उसके बाद आता है यहाँ पे फेरिंग्स, फेरिंग्स, और उसके बाद आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स जिसे हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, साउंड बॉक्स जिसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में। साउंड बॉक्स जहां से साउंड प्रोड्यूस होती है, साउंड बॉक्स जो जहां पे आपका वाइब्रेशंस होती है, वाइब्रेशन जिससे साउंड बनती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, तो ये साउंड बॉक्स लैरिंग्स को कहा जाता है। उसके बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होता है, देखिए जैसे कुछ इस तरह की यहाँ पे आपका ऐसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मौजूद होते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो कि इसे कोलैप्स नहीं होने देते। जैसे कि हमारा ईयर है, नोज है, इंफीरियर नेजल पार्ट है, तो ये क्या है, ये सभी कार्टिलेज के बने होते हैं जो कि उसे आपका कोलैप्स नहीं होने देते। अगर एयर पास हो रही तो होती जा रही है, अब वहां पे कोई आपका ब्लॉकेज या उसे रोकने के लिए कुछ होगा नहीं, ऐसा वो दबेगी नहीं, ब्लॉक नहीं होगी, वो इजीली आपका फ्लो करती रहेगी, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो कोलैप्स हो जाए। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या है, एक उसकी शेप को मेंटेन रखते हैं, जैसी वो बनी हुई है वो वैसी ही बनी रहेगी, बस उससे आपका एयर पास होती रहेगी। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसके बाद आते हैं हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो कि ट्रेकिया को कहा गया है, ट्रेकिया, ट्रेकिया में मौजूद होते हैं। उसके बाद आगे चल के लंग्स, लेफ्ट एंड राइट में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है। आप जैसे देख पा रहे हैं यहाँ पे आपका राइट एंड लेफ्ट लंग्स में जिसमें आपका कोनिकल शेप के होते हैं, ये कोनिकल शेप के लंग्स होते हैं लेफ्ट एंड राइट लंग्स में।
हमारा जो ट्रेकिया है वो आगे चल के डिफरेंशिएट होता है, डिवाइडेड हो जाता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई विच आर स्मॉलर ट्यूब्स एंड जिनसे एयर का पैसेज होता है, ये ब्रोंकाई है। अब ये ब्रोंकाई आगे चल के और स्मॉलर ट्यूब्स में डिवाइड हो जाता है। तो देखिए ब्रोंकाई है, उसके बाद आता है ब्रोंक्यूल्स, जिसे ब्रोंचाई ब्रोंची भी बोल देते हैं, एंड लास्ट में आता है एल्वियोली। बिल्कुल इसी तरह से इधर होता है। तो ये तो एक तरह से नेटवर्क है पूरा जो फैला हुआ होता है लंग्स में। तो जो लंग्स होते हैं यहाँ पे सबसे पहले ब्रोंची या जिसे ब्रोंकाई भी बोलते हैं, एंड देन उसकी स्मॉलर ट्यूब जिसे ब्रोंक्यूल्स कहा गया है, एंड देन वो फर्दर आपका जो लास्ट टर्मिनल एंडिंग पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, तो वो कहा गया है एल्वियोली। एल्वियोली वो एक्सचेंजिंग पार्ट है जहां पर हमारी गैसेस का डिफ्यूजन होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि इसके ऊपर छोटी छोटी जो होती हैं ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। तो यहाँ से जो भी ऑक्सीजन जो हमने ऑक्सीजन ली वो कहाँ पे आपका डिफ्यूज होगी, तो वो ब्लड में डिफ्यूज होने के लिए उसे कहाँ तक जाना है, उसे आपका लास्ट टर्मिनल एंडिंग पार्ट तक जाना है, जो कि एल्वियोली है। तो एल्वियोली विच इज बलून लाइक स्ट्रक्चर, एल्वियोली बलून जैसी स्ट्रक्चर होती है। अब इस बलून लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो प्रेशर पड़ता है उसकी वॉल्स पर, एल्वियोली की वॉल्स पर, तो ऑक्सीजन वहां से डिफ्यूज होती है, उसके बाहर क्या होती है, छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, फिर वो उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है ऑक्सीजन, एंड देन ब्लड के थ्रू वो आपका पूरी बॉडी में कैरी की जाती है। तो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज जो होती हैं वो आपका क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेकर जाती हैं हार्ट से। हालांकि यहाँ पर पल्मोनरी जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो आपका ऑक्सीजन ब्लड को लेके जाती हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अब हमें समझ में आता है कि यहाँ पे ये सब कुछ पार्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले नोस्ट्रिल्स, ए पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स, उसके बाद नेजल पैसेज, फिर नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, और उसके बाद ट्रेकिया। ट्रेकिया इन विच रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट विच प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, एंड रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जो कि ट्रेकिया को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, कोलैप्स होने से बचाता है। उसके बाद आता है ब्रोंची या ब्रोंकाई, ब्रोंकाई या ब्रोंची के बाद आता है ब्रोंक्यूल्स, एंड देन एल्वियोली। एल्वियोली विच इज टर्मिनल एंडिंग पार्ट ऑफ लंग्स थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। अब यहाँ पे ऑक्सीजन जो होगी वो डिफ्यूज हो जाएगी ब्लड में, और ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो इसके द्वारा ब्लड से वो इसमें डिफ्यूज हो जाएगी। तो इस तरह से डिफ्यूजन होता रहता है। ब्लड से डिफ्यूजन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोली में, और एल्वियोली से डिफ्यूजन हो रहा है ऑक्सीजन का ब्लड में। तो कहीं ना कहीं वैसे तो क्या गैसेस हम लेते हैं, हम कह देते हैं कि हमने ऑक्सीजन लिए, लेकिन हम उसके साथ साथ और भी गैसेस को लेते हैं। जैसे कि एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और आर्गन भी है। तो सारी ही गैसेज अवेलेबल है, लेकिन जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जो सबसे इसेंशियल है, वो ऑक्सीजन है। तो इसलिए हम ऑक्सीजन वर्ड यूज करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हमने ऑक्सीजन ली तो CO2 नहीं ली है, लेकिन जो इसेंशियल है वो ऑक्सीजन है, क्योंकि उसके द्वारा ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होना है। आपको तो पता ही है कि जो हम फूड खाते हैं वो फूड ग्लूकोज की फॉर्म में जब ब्लड में डिजोल्व होता है तो वो हर एक सेल में जाएगा। हर एक सेल में जाने के बाद उसका वहां पर डिकम्पोजिशन होना है। डिकम्पोजिशन के बाद वहां पे वो हमें एनर्जी देगा, लेकिन वो डिकम्पोजिशन होगा कैसे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो अब हम ये सब यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से होता है। जैसे कि हम ये तो पता चल गया कि हमने खाना खाया, आपने पिछले उसमें समझा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खाना हम खाते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में ब्लड में डिजोल्व हो जाता है। ब्लड में डिजोल्व होने के बाद ब्लड उसे कैरी करेगा एंड आपका हर एक सेल तक अवेलेबल कराएगा जहां पे भी नीड है ऑक्सीजन ग्लूकोज की। तो ग्लूकोज वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज होगा और वो वहां पर CO2 वाटर एंड एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो देखिए अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हम एयर ले रहे हैं, जो हम एयर इनहेलेशन कर रहे हैं, जो हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, उस दौरान क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हम ऐसा टर्म यूज करते हैं। हालांकि हम एयर ले रहे हैं, एयर में हम हर तरह की गैस ले रहे हैं। इसी तरह से जब हम एयर छोड़ते हैं तो ऐसा नहीं कि हम CO2 छोड़ रहे हैं, हम और भी गैसेस उसमें बाहर रिमूव आउट कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो
CO2 है उसका बाहर रिलीज होना ज्यादा जरूरी है, वो हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि हम CO2 छोड़ रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये सब पार्ट्स आपका पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन ये किस प्रोसेस पर, किस मैकेनिज्म पर, है ना, किस फिनोमिना पर बेस्ड है, किस तरह से हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, किस तरह से हम ऑक्सीजन छोड़ पाते हैं, CO2 छोड़ पाते हैं, एयर छोड़ पाते हैं। तो जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन है ये डिपेंड करता है आपका सबसे पहले तो हमारे प्रेशर पे, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारी जो बॉडी का प्रेशर है, लंग्स का जो प्रेशर है उसमें क्या कोई डिफरेंस है? नहीं। अगर डिफरेंस होगा तभी तो हम इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कर पाएंगे। आप देखिए जैसे कि हम इनहेलेशन करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप है ब्रीदिंग, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, एयर का लेना, एयर का छोड़ना, ये हो गया ब्रीदिंग। दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि सेल्स के द्वारा जब ऑक्सीजन ली जाती है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके CO2 बनाती है और वो CO2 बाहर रिलीज आउट कर दी जाती है ब्लड में। तो इसे कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, इन विच माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया वो साइट होती है जहां पर सेल का रेस्पिरेशन होता है। तो ब्रीदिंग और सेल रेस्पिरेशन ये दोनों मिलकर, ये दोनों स्टेप्स मिलकर रेस्पिरेशन को कंप्लीट बनाते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे जानते हैं कि ये किस किस तरह से पॉसिबल हो पाता है। सबसे पहले तो हमारे जो लंग्स होते हैं उसी में आप देखिए जो उसकी जो आउटर मोस्ट जो कवरिंग है वो प्लूरा है, जो उसे प्रोटेक्ट करके चलती है लंग्स को। इसके अलावा यहाँ पर 2 और मसल्स होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये हो गया 3। और उसके अलावा एक और यहाँ पे सपोर्ट के लिए डायफ्राम, जो कि एक तरह का मेम्ब्रेन कह सकते हैं आप, ये सेप्टम कह सकते हैं, बैरियर कह सकते हैं, जो कि थोरैक्स रीजन और एब्डोमेन रीजन के बीच में एक सेपरेशन होता है। आप देखिए हमारी बॉडी में जो लंग्स होते हैं वो थोरैक्स कैविटी या थोरैक्स रीजन में मौजूद होते हैं, और उससे नीचे वाला जो रीजन होता है वो एब्डोमेन रीजन होता है। तो थोरैक्स और एब्डोमेन रीजन के नीचे यहाँ पर ऐसे आपके ये होता है डायफ्राम, यहाँ पे जो आपके मसल्स होती हैं तो ये डायफ्राम कहलाती हैं, जो कि क्या करती हैं आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करते हैं। जब हम सांस लेते हैं इनहेल करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, या जब हम सांस छोड़ते हैं एक्सहेलेशन करते हैं, तो उस समय डायफ्राम भी हमारी मदद करती है। आप देखिए जब हम सांस लेते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है ना। अगर ये बढ़ेगी ही नहीं, अगर ये एक्सपेंड ही नहीं होगी, अगर इसमें इलास्टिसिटी ही नहीं होगी, अगर ये फूल ही नहीं पाएगी, तो अगर ये वॉल्यूम ही नहीं बढ़ पाएगा तो हम सांस ही नहीं ले पाएंगे। तो कम से कम वहां पे जगह होनी चाहिए। जैसे अभी हम नॉर्मली हमारे पर्टिकुलर जो है रिलैक्स स्टेट में है जो मसल्स हैं लंग्स की, लेकिन अगर हम सांस लेंगे तो उन्हें थोड़ा स्ट्रेच भी होना पड़ेगा, थोड़ा वो फैलेंगे भी, एक्सपेंड करेंगे। अगर वो एक्सपेंड ही नहीं करेंगी तो हम इनहेलेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या 2 चीजें जरूरी है इनहेलेशन के लिए, कि हमारा जो वॉल्यूम ऑफ लंग है वो इंक्रीज होना चाहिए। अगर वो इंक्रीज हो सकता है तो हम इनहेलेशन कर सकते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ यहाँ पे जो एयर प्रेशर है वो कम होना चाहिए, शुड बी लो, है ना। एयर प्रेशर इनसाइड द लंग शुड बी लो ड्यूरिंग द इनहेलेशन, और बिल्कुल इसके अपोजिट होता है एक्सहेलेशन के दौरान। जब आप एक्सहेलेशन करते हैं, एक्सपायरेशन करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं, तो उस समय क्या होना चाहिए, लंग्स का प्रेशर, एयर प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जिस तरह से हम सांस लेते समय वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो इसी समय यहाँ पे घटना भी चाहिए कि जब हम सांस छोड़ें तो वॉल्यूम घट जाए, डिक्रीज हो जाए, और वो वापस से अपनी शेप में आ जाए लंग्स। एक नॉर्मल स्टेट में जो लंग्स होते हैं बिना एक्सपेंड किए जो होते हैं वो उस स्टेट में वापस से आ जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों मसल्स के द्वारा किया जा रहा है, दोनों लंग्स के द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पे इन्हें कौन हेल्प कर रहा है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, प्लूरा जो मेम्ब्रेन है इसकी कवरिंग है, एंड उसके साथ साथ डायफ्राम। आप देखिए जो डायफ्राम होता है इट इज लाइक ए सेप्टम which separates the thorax cavity from the abdominal cavity, है ना। when it is in relaxed state then it is in dome shape, diaphragm is in dome shape। डोम मतलब आप जैसे मंदिर का मकबरा के आकार का। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तो क्या हो जाता है, इट इज फ्लैटेंड इन शेप, ये फ्लैटेंड हो जाते हैं, इट बिकम्स फ्लैटेंड इन शेप। तो डायफ्राम बिकम फ्लैटेंड इन शेप व्हेन वी
inhale, when we inhale, inspiration, and we exhale, then it becomes dome shaped because volume of lungs decreases. When volume of lung increases while during inhalation, then diaphragm flatten in shape. तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेस पॉसिबल हो पाती है। तो देखिए आज हमने जाना है यहाँ पे कि किस किस तरह से जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। अब यहाँ पे जो ये टर्मिनल एंडिंग पार्ट होगा एल्वियोली के द्वारा, इनहेलेशन के दौरान यहाँ पे कैपिलरीज जो होंगे वो ब्लड को कहाँ पे ले जाएंगी, हार्ट तक लेके जाएंगे, है ना। उसके बाद हार्ट से हार्ट पंप होगा तो पूरी बॉडी में जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।